नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। पाकिस्तान की सियासत और फौज के भीतर चल रही खींचतान अब एक खूनी संघर्ष और भयानक साजिशों का रूप ले चुकी है। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी अक्सर अपने बयानों से पाकिस्तानी सेना की नींद हराम करने वाले रिटायर्ड मेजर आदिल राजा ने ऐसा खुलासा किया जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान के सुरक्षा गलियारों में भी हलचल मचा दी है। आदिल राजा ने सीधा निशाना पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर साधा है। उनका दावा है कि जनरल मुनीर ने अपनी कुर्सी बचाने और भारत को उकसाने के लिए कश्मीर के पहलगाम में हमला करवाया था। इतना ही नहीं, राजा ने पाकिस्तानी फौज के अंदर हो रही मौत का ऐसा आंकड़ा पेश किया जिसे सुनकर किसी भी देश की सेना के होश उड़ जाएं। मेजर आदिल राजा ने सबसे सनसनीखेज दावा भारत के खिलाफ रची गई साजिश को लेकर किया है। राजा ने साफ शब्दों में कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने पहलगाम के अंदर हमला करवाया। उन्होंने कहा कि इस पर सबूत दिए हैं, स्टोरी ब्रेक की है और मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं। राजा के मुताबिक जनरल मुनीर की यह रणनीति फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या उकसावे की कार्रवाई का हिस्सा है। उनका कहना है कि इंडिया में जाकर कुछ ना कुछ तो करना है ताकि इंडिया रेस्पॉन्ड करे। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ये चाहते हैं कि भारत सीमा पर कोई जवाबी कार्रवाई करे जिससे पाकिस्तान के भीतर राष्ट्रवाद का मुद्दा गर्म हो और मुनीर को अपनी गिरती हुई साख बचाने का मौका मिल जाए। यह दावा साबित करता है कि पाकिस्तान की फौज अपनी ही सत्ता को बचाने के लिए सरहद पर खून खराबा करवाने से भी पीछे नहीं हट रही है। तो किस तरह से एक के बाद एक नए खुलासे पाकिस्तान के इन तानाशाहों के खिलाफ हो रहे हैं कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था वो आसिम मुनीर जो पाकिस्तान आर्मी के चीफ हैं, उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए किया था। पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड मेजर ने यह बड़ा दावा किया कि आतंकी ही नहीं, जो हमेशा से जग जाहिर है कि आतंकियों के पीछे पाकिस्तान की सेना हमेशा खड़ी रहती है, हर साजिश में, हर प्लान के साथ। तो जाहिर सी बात है, एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक साजिश का यह बड़ा पर्दाफाश यहां पर हुआ है। तो पहलगाम हमले में यह बड़ा खुलासा हुआ है। चलिए आपको बताते हैं क्या क्या बड़े खुलासे हुए हैं। पाकिस्तान के पूर्व मेजर का यह बड़ा खुलासा। आदिल रजा ने मुनीर के बारे में सनसनीखेज खुलासा किया है कि कहा है कि पहलगाम हमला मुनीर ने करवाया। मुनीर ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत हमला करवाया। मुनीर ने भारत को उकसाने की बड़ी साजिश रची। मुनीर ने अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश भी की। मुनीर का मकसद यह था कि भारत को उकसाया जाए और सीमा पर तनाव बढ़े। आदिल राजा ने यह भी बड़ा खुलासा किया कि आसिम मुनीर की सच्चाई अब दुनिया के सामने आ चुकी है। तो खुद पाकिस्तान के ही एक बड़े सेना अधिकारी ने यह बड़ा खुलासा पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ किया है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, कई निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई थी आतंकियों द्वारा, उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर थे। तो डिफेंस एक्सपर्ट संजीव जी हमारे साथ अब इस चर्चा में ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जुड़ गए हैं और साथ में डिफेंस एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ बने हुए हैं। यूके देवनाथ जी, शुरुआत में आपसे ही करूंगा। यह तो जगजाहिर सी बात थी, लगातार हम कहते रहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म को सपोर्ट किया जाता है, मदद की जाती है, लेकिन टेररिस्ट के साथ पाकिस्तानी आर्मी खुद शामिल हो जाए और उसमें पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर, यह अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान कितना बड़ा खतरा ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए हो गया। जिस सेना के आर्मी चीफ आतंकियों के साथ मिलकर साजिश रचते हैं, आम लोगों की हत्या करते हैं, वो ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। देवनाथ जी,
कि हमेशा टेररिस्ट को, चाहे वो किसी भी टेरर ग्रुप के हों, आजकल हम ज़्यादातर जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा का नाम सुनते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कम से कम 18 ऐसे टेररिस्ट ग्रुप हैं जिनको पाकिस्तान की अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर ट्रेनिंग दी, पैसा दिया, हथियार दिया और शेल्टर दिया। ये सब आतंकवादी जो ग्रुप हैं, इनको पाकिस्तान अपनी स्टेट पॉलिसी का एक हिस्सा मानता है। दुनिया में शायद पाकिस्तान कुछ ही उन गिने चुने देशों में से हैं जहां आतंकवादियों को जो स्टेट है, यानी जो सरकार है, वो अपनी हथियार के हिसाब से इस्तेमाल करती है, वो भी खुलेआम। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर प्राइवेट आर्मीज को सरकार पनाह देती है। जैसे रशिया में हम वैगनर आर्मी का नाम सुनते हैं, लेकिन आतंकवादियों को पनाह देना ये शायद पाकिस्तान का एकमात्र अधिकार होगा। हाँ, पाकिस्तान की आर्मी को मालूम है कि वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन भारत के साथ नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने कहा है कि हम आतंकवादियों का इस्तेमाल करते हुए भारत को 1000 कट दे देंगे। ये तो उनके बड़े बड़े नेताओं ने भी आके बोला है। पाकिस्तान आर्मी की एक और सुविधा है आतंकवादियों के साथ। जब भी पाकिस्तान आर्मी को लगता है कि उनको पाकिस्तान के दूसरे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे जुडिशरी हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या पार्लियामेंट में चैलेंज मिल रहा है, तो वो तुरंत जनता को अपने साथ करने के लिए भारत में एक आतंकवादी कार्रवाइयों को अंजाम दे देते हैं। इससे क्या होता है कि पाकिस्तान की आम आवाम वो सोचती है, अरे सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी है जो कि भारत से पाकिस्तान को बचा सकती है। और आम लोग क्या सोचते हैं, अरे सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी है जो कि कश्मीर को एक दिन पाकिस्तान से मिला सकती है। तो आम आदमी की सपोर्ट जब पाकिस्तान की आर्मी को चाहिए होती है, भारत में इस तरह का कार्रवाई ट्रिगर कर देते हैं। जी रवि जी। संजीव जी, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं। संजीव जी, ठीक है, ये तो जग जाहिर है, लेकिन हमने देखा था जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, पहलगाम वाला मामला हुआ था, अमेरिका में गए थे, आसिम मुनीर गए थे, उनके प्रधानमंत्री गए थे, बड़ा वेलकम हुआ था उनका। तो पूरी दुनिया को यह समझ नहीं आता है कि किस देश को हम सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन गया है कि न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए, कश्मीर के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा पैदा हो गया। क्योंकि जिस देश के आर्मी चीफ सेना के साथ मिलकर आम लोगों की हत्या करते हैं, उनके खिलाफ साजिशें रचते हैं, वो पूरी दुनिया समझ क्यों नहीं पा रही? क्यों फिर पाकिस्तान को सपोर्ट किया जाता है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद कितने बिलियन का कर्जा पाकिस्तान को दे दिया गया था? देखिए रवि जी, पाकिस्तान पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक्सपोज्ड है। वो पूरी तरीके से उसका जो मूल चरित्र है उसको पूरी दुनिया जानती है। अभी आप देखिए तो 27th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पाकिस्तान में किया गया है, और उसके बाद से ये जो फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर जो कि पाकिस्तान की सारी तबाही और बर्बादी का नया अध्याय लिख रहे हैं, वो उन्होंने अपनी शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ा ली है कि वो उनके पास असीमित शक्ति हो गई है। वो एक सर्वाधिकारवादी जो टोटलिटेरियन रूलर के तौर पर दिखाई देते हैं, और उनके खिलाफ कोई केस भी नहीं चल सकता, आजीवन इम्प्यूनिटी है। और सुप्रीम कोर्ट जहां पे कुछ उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई हो सकती थी, उसको भी उन्होंने डिवाइड कर दिया है। तो उसको लेकर के यूनाइटेड नेशंस ने भी इसकी जो है आलोचना की, और विश्व में जो सारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है इस बात को जानता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर जो विश्व का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था, 9/11 का जो 2001 में हमला हुआ था, उसका मेन मास्टरमाइंड, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी ओसामा बिन लादेन, उसी पाकिस्तान के एबटाबाद में एक मिलिट्री एकेडमी के पास जो है चैन से रह रहा था, और पाकिस्तान ने उसे शरण दे रखी थी। अमेरिका ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान आतंकवाद का एपी सेंटर है, और पाकिस्तान में आज भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डेजिग्नेटेड जितने भी ग्लोबल टेररिस्ट हैं उसमें आधे से ज्यादा अभी भी पाकिस्तान में है। उसके बावजूद भी यदि अमेरिका पाकिस्तान को अपना सपोर्ट देता है, ये डबल फेस अमेरिका का हो या पाकिस्तान का हो, वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। आप हमारे साथ बने रहे। लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बरेली हिंसा से जुड़ी हुई है बड़ी खबर आपको बता दें। बिना मंजूरी के बारात घर उस वक्त वहां पे बनाए गए थे, बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है बरेली में। बुलडोजर एक्शन जो है वो लगातार जारी है। तौकीर रजा के करीबी पर यह बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। तो एक बार फिर योगी सरकार का बुलडोजर देखने को मिला है। बड़ी संख्या में
इस कार्रवाई के दौरान वहां पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। यूपी के बरेली में हिंसा हुई थी, जिसके बाद एक के बाद एक कई बड़ी गिरफ्तारियां भी हुई थी। तौकीर रजा के करीबियों के खिलाफ अब सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से यह एक्शन लिया गया है। बिना मंजूरी के कई बारात घर जो बनाए गए थे, यानी जो अतिक्रमण हुआ था, गैर कानूनी थे, उन तमाम बारात घरों को अब बुलडोजर के जरिए सरकार के द्वारा नेस्ता नाबूद किया जा रहा है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी आलोक गुप्ता का। आलोक, जरा बताएं, क्योंकि एक के बाद एक हम देख रहे हैं बुलडोजर एक्शन तेज हो गए योगी सरकार के। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर सैफ अली खान है, उनका बड़ा बैंकेट हॉल है पुराना शहर में हम खड़े हुए हैं। थाना 12 दिल्ली हमारे पीछे आप देख सकते हैं, भारी संख्या में यहाँ पर जो फोर्स है वो तैनात है और बुलडोजर भी खड़ा हुआ है। जल्दी बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं जिनका ये बना हुआ है, उनका साफ कहना है कि हमारे कागजात पूरे हैं और फिर भी डीजीए द्वारा ये गलत कार्रवाई की जा रही है। लेकिन पुलिस प्रशासन मौजूद है, अधिकारी मौजूद है, उनका कहना है कि बारात घर अवैध है और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप देख सकते हैं, मैं आपको लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई बहुत शुरू होने वाली है। बुलडोजर जो है वो जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ने के लिए जा रहा है। लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये अंदर बच गया वो तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अवैध निर्माण के खिलाफ वहां पर योगी सरकार का ये बुलडोजर देखने को मिला है। बरेली में जो हिंसा हुई थी उसके बाद सरकार सख्त हुई थी, प्रशासन की तरफ से कई कड़े एक्शन लिए गए थे। तौकीर रजा के साथ कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तौकीर रजा के जो करीबी हैं, उन्होंने जो अवैध निर्माण किया है, जो बारात घर बनाए गए हैं, वहां पर अब बुलडोजर एक्शन जो है वो शुरू हो गया है। आलोक, हम देख रहे हैं बुलडोजर एक्शन को लेकर कई बार सुप्रीम कोर्ट तक ने टिप्पणियां की थी, कई तरह के मामले चले थे, लेकिन यूपी में बदस्तूर बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है कि किसी तरह से कानून व्यवस्था के साथ कोई भी खिलवाड़ किया गया तो योगी सरकार बुलडोजर एक्शन से हिचकेगी नहीं, पीछे हटेगी नहीं। आलोक जी बिल्कुल, जैसा कि बता दें, तौकीर रजा ने जो वैसे बरेली का माहौल खराब किया था, उसके बाद बीडीए लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है और उन्होंने 26 अवैध ऐसे निर्माण थे जिनको सील कर दिया था। उसके बाद लगातार अवैध निर्माणों को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा था, उनके एक करीबी मोहम्मद जो है, उनका बैंकेट हॉल और उसी के साथ साथ जो 4 मंजिला बिल्डिंग थी उसको भी धराशायी कर दिया गया था। उसके बाद आज अचानक बीडीए का पूरा अमला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ यहाँ पर आ गया और यहाँ पर जो अवैध बैंकेट हॉल बना हुआ है, ऊपर उसमें मकान बना हुआ है, उसको तोड़ने की कार्रवाई बस कुछ ही चंद ही मिनटों में शुरू होने वाली है। और जाहिर सी बात है, हम देख रहे हैं कि काफी लोगों की भीड़ भी है, तो लोगों का क्या रिएक्शन है? क्योंकि हमने देखा है कई इस तरह के बुलडोजर एक्शन जब होते हैं आलोक, तो जो स्थानीय लोग हैं इसका विरोध करते हैं। अभी क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वहां पे? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी हमने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया है कि यहाँ पे जो तमाम ऐसे लोग हैं, भीड़ थी, महिलाएं थी जो यहाँ पर आ गई थी, उसका विरोध लगातार कर रही थी, लेकिन पुलिस ने मकान के अंदर उनको सबको भेज दिया है और भरोसा दिलवाया है कि जो अवैध निर्माण है उसको ही तोड़ा जाएगा, बाकी उनका जो सही निर्माण है उसको नहीं तोड़ा जाएगा। अब देखते हैं फिलहाल कि अब पुलिस और प्रशासन क्या कार्रवाई की जाती है। अभी तो बुलडोजर आ चुके हैं, देखने में आएगा कितनी देर बाद बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होती है। क्योंकि 73 और जो तौकीर रजा के और करीबी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, यानी ये सिलसिला बदस्तूर अभी और भी जारी रहने वाला है। आलोक जी बिल्कुल, जैसा कि अभी देखा जाएगा, 26 निर्माण जो अवैध थे जो उनको सीलिंग की कार्रवाई की गई थी, उनमें बस अभी महज 10 अवैध निर्माणों को ही तोड़ा गया है। कि 16 ऐसे अवैध निर्माण और हैं जिनपे कार्रवाई होनी है, जिनकी सीलिंग की कार्रवाई हो चुकी है, उनपे बुलडोजर की कार्रवाई अभी और देखने को मिल सकती है। ठीक है आलोक, तो दोबारा लौटेंगे आपसे अपडेट के लिए। बड़ी खबर बरेली से, जहां पर बुलडोजर एक्शन एक बार फिर देखने को मिल रहा है। रुक करते हैं पाकिस्तान से जुड़ी बड़ी खबर पर। एक बार फिर पाकिस्तान की सियासत और फौज के भीतर चल रही खींचतान अब एक खूनी संघर्ष और भयानक साजिशों का रूप ले चुकी है। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी और अक्सर अपने बयानों से पाकिस्तानी सेना की नींद हराम करने वाले रिटायर्ड मेजर आदिल राजा ने ऐसा खुलासा किया है जिससे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान के सुरक्षा गलियारों में भी
हलचल मच गई है। आदिल रजा ने सीधा निशाना पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर साधा है। उनका दावा है कि जनरल मुनीर ने अपनी कुर्सी बचाने और भारत को उकसाने के लिए कश्मीर के पहलगाम में हमला करवाया। उसी पे हमारा डिस्कशन जारी है। देवगन साहब हमारे साथ बने हुए हैं, संजीव जी हमारे साथ बने। संजीव जी, आपकी तरफ मैं एक बार फिर रुख करूंगा और सवाल मेरा वही था कि बार बार पाकिस्तान के अंदर साजिशें रची जाती हैं, आतंकियों को पाला पोसा जाता है। उसामा बिन लादेन कहां मिला था ये अमेरिका को भी पता था। तालिबान के साथ अभी क्या हो रहा है ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं, चाहे चाइना की तरफ से, चलिए चाइना तो दोस्त है पाकिस्तान का, लेकिन अमेरिका जैसी कंट्री जो कहता है कि हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ते हैं, वो भी पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। अब खुद जब ये चीजें खुलासे हो रहे हैं कि आतंकी साजिशों में टेररिस्ट ही नहीं, पाकिस्तानी आर्मी पूरी तरह से शामिल है। जी, देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पाकिस्तान के आतंकवाद के संदर्भ में जो उसकी नीति है, उसमें डबल स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें दोहरा चरित्र स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर जो सबसे बड़ा आतंकी हमला 9/11/2001 का हुआ था, उसका जो मेन मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन उसी पाकिस्तान के एबटाबाद में, जैसा कि मैं कह रहा था, कि पाया गया था। और अभी भी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डेजिग्नेटेड जितने भी ग्लोबल टेररिस्ट हैं, उसमें से आधा से भी ज्यादा अभी भी पाकिस्तान में मौजूद है। और पाकिस्तान आतंकवाद का एपी सेंटर है। पाकिस्तान आतंकवाद को इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में इस्तेमाल करता है। इसके बावजूद भी यदि अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, तो जाहिर है कि उसके वहां वेस्टेड इंटरेस्ट है। और अमेरिका ने पाकिस्तान की जो टेरिटरी का जो इस्तेमाल है वो अपने अनेक वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, अपने स्ट्रेटेजिक पर्पजेस के लिए किया है। चाहे वो अफगानिस्तान की सिचुएशन को डील करने का विषय हो, चाहे वो ईरान का विषय हो, चाहे वो सेंट्रल एशिया और चाइना की गतिविधियों पर नजर रखने की बात हो, हर जगह जो है अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान की टेरिटरी का एक्सप्लॉयटेशन, मैं कहूंगा, वो किया गया है। उसी तरीके से जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स हैं, जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसके ऊपर भी एक क्लोज वॉच और रादर कंट्रोल रखने के लिए भी अमेरिका पाकिस्तान में अपने एंगेजमेंट्स को बनाए रखना चाहता है। और लेकिन इस प्रक्रिया में जो रवि जी बहुत स्पष्ट है कि जो आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक जो लड़ाई है वो कमजोर पड़ती है। इस तरीके के डबल स्टैंडर्ड्स रखने से अमेरिका के अंदर कोई अगर हमला हो जाता है तो अमेरिका तो उसके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस का रुख अपनाते हुए आतंकियों को ढूंढने के लिए। संजीव जी, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह की कूटनीति अपनाई है वो तो पूरी दुनिया के सामने जग जाहिर है। एक तरफ कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी मेरे दोस्त हैं, एक तरफ कहते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ ही प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उनका स्वागत करते हैं, आसिम मुनीर के साथ बड़ी बड़ी बैठकें करते हैं, उनकी तारीफों के कसीदे पढ़ते हैं। लेकिन मेरा सवाल यूके देवनाथ जी आपसे है कि जब हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था तो भारतीय इंडियन आर्मी की तरफ से, सरकार की तरफ से एक चीज कही गई थी कि हमने जो अटैक किया है वो सिर्फ टेररिस्ट ठिकानों और टेररिस्ट पे किया है। लेकिन सवाल यह था कि जो इन आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी इन टेररिस्ट को सपोर्ट करती है, पालती है, पोसती है, ट्रेनिंग देती है, हमने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। हमने कहा था कि हमने एक सीमा नहीं लांघी है। लेकिन क्या वक्त आ गया है क्या कि हम अब पाकिस्तान टेररिस्ट की तरह ही पाकिस्तानी आर्मी को भी ट्रीट करें? रवि जी, ऐसा है कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर अभी तक चल रहा है, जहां तक फौज की बात है, फौज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, विदेश मंत्रालय सब मिलजुल कर काम करती है। एक कॉन्सेप्ट है रवि जी जिसको मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं। इसे कहा जाता है एस्केलेशन मैट्रिक्स। इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है एस्केलेशन मैट्रिक्स का कि किस तरह से भारत सरकार चरणबद्ध तरीके से स्टेप वाइज स्टेप दुश्मन के साथ अपनी जो एंगेजमेंट है उसको बढ़ाएगी। तो पहले दौर में जाहिर बात है हम उन आतंकवादी ठिकानों को एंगेज करते हैं जो कि पीओके में है, क्योंकि पीओके तो टेक्निकली भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान पर हमला नहीं माना जाता। द्वितीय चरण में एस्केलेशन मैट्रिक्स में हम उन टेररिस्ट कैंप पर हमला कर सकते हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हैं फॉर एग्जाम्पल। तीसरे चरण में हम सिंदूर में कर चुके हैं। अगर आप मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने नॉर्मल पाकिस्तान में उनके 11 एयरबेसेस और रेडार इंस्टॉलेशन पर हमला किया। तो ये तीसरा एस्केलेशन मैट्रिक्स हो गया। अभी तक हमने पाकिस्तान आर्मी की छावनियों पर या उनकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज पर
सीधा हमला नहीं किया। वो अगला कदम हो सकता देवनाथ है। जी, हम यही कह ऑपरेशन रहे हैं ना कि सिंदूर चल रहा है अभी। भारत जो है वो नियम कायदे और बड़ी ये समझता है इंसानियत के नाते कि अब पाकिस्तान के नागरिकों को नुकसान ना पहुंचे। पाकिस्तानी सेना को भी लेकर हमारा एक तरह से एक था डिफेंसिव मोड था कि हमारा जो टारगेट था वो टारगेट सिर्फ टेररिस्ट थे। लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने क्या किया था, जम्मू में कितने आम लोगों को निशाना बनाया था, और उसका मकसद ही है पाकिस्तान टेररिस्ट हो या पाकिस्तान आर्मी हो या आर्मी के चीफ हो, उनका तो मकसद यही है ना कि भारत में शांति फैलाएं, तनाव फैलाएं। और उसके बाद कसीदे गढ़े गए थे पाकिस्तान में, उनको बड़ा औहदा दे दिया गया था फील्ड मार्शल का। यह अब हमें समझना होगा कि लड़ाई सिर्फ टेररिज्म से नहीं है, पूरे पाकिस्तान सरकार से, पाकिस्तानी आर्मी से है। जी हाँ, रवि जी, पाकिस्तान की आर्मी जो है वही पाकिस्तान को चला रही है। अगर भारत को पाकिस्तान को एंगेज करना है तो जाहिर बात है एक समय आएगा जब भारत को पाकिस्तान की आर्मी को एंगेज करना पड़ेगा, चाहे वो लड़ाई के मैदान पर ही क्यों ना हो। पाकिस्तान धमकाता है कि अगर एक इस तरह का हमला भारत ने किया, जनरल वॉर, ऑल आउट वॉर, तो फिर वो अपने न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन भारत ने उसकी इस गिदड़ भपकी से पहले ही हवा निकाल दी। हमने सिंदूर में देख लिया कि जब हमने उनके हवाई अड्डों को तबाह किया, उनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट को 300 किलोमीटर अंदर शूट डाउन किया, तो उनके न्यूक्लियर हथियार धरे के धरे ही रह गए। ये जो बात है ऐसी समझनी पड़ेगी कि फिलहाल विदेश मंत्रालय का आकलन है कि पाकिस्तान को हमने शायद एक छोटा सा पाठ पढ़ा दिया है, और अगली बार पाकिस्तान अगर जम्मू एंड कश्मीर में कोई बड़ा आतंकवादी कार्रवाई अंजाम देगा तो हम अगले एस्केलेशन मैट्रिक्स की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। बात यह है कि क्या एक अंतर्राष्ट्रीय माहौल है। फिलहाल भारत कूटनीति की जो लड़ाई है, डिप्लोमेसी की लड़ाई है, वो जीत रहा है, तो शायद पाकिस्तान पर एक सीधा हमला, पाकिस्तान की आर्मी पर एक सीधा हमला करने का समय अभी तक नहीं आया है। अगर हम याद करें, लाल किले हमले के समय में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, काफी भारतीयों ने सोचा कि शायद अब हम भारत से फिर से पाकिस्तान से बदला लेने के लिए हमला करेंगे। लेकिन भारत सरकार ने लाल किले के हमले को एक आतंकवादी इंसिडेंट यानी आतंकवादी घटना बोला है और आतंकवादी हमला नहीं बोला है। भारत की ये नीति है कि अगर पाकिस्तान भारत पर आतंकवादी हमला करेगा तो फिर हम सिंदूर के तहत फिर से बड़ा हमला करेंगे पाकिस्तान पर। जी ठीक है संजीव जी, आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ पे जो भारत की स्ट्रेटेजी है उसको लेकर विपक्ष ने भी बड़ा निशाना साधा था कि यहाँ थोड़ी डिफेंसिव अप्रोच रह गई थी, अभी हमारे पास मौका था आगे बढ़ने का। अभी जो मौजूदा सिनेरियो, दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है और ये खुलासे हो रहे हैं क्योंकि आसिम मुनीर जितने आक्रामक नजर आ रहे हैं, आतंकियों वाली भाषा उनकी तरफ से लगातार बोली जा रही है, वो लगता नहीं किसी आर्मी चीफ की हैं। बाजवा भी आर्मी चीफ रहे थे लेकिन उनकी भाषा उस तरह की नहीं थी। आसिम मुनीर की जो भाषा है, और उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो बयान कि सिंध जल्द ही भारत का हिस्सा हो सकता है, ये तमाम बयान भारत की कूटनीति की तरफ से, डिप्लोमेसी की तरफ से क्या मैसेज देते हैं? देखिए, मैसेज रवि जी बहुत ही लाउड एंड क्लियर है, और ऑपरेशन जो सिंदूर 1.0 के बाद राष्ट्र के नाम संबोधन में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक न्यू नॉर्मल की बात कही थी, और उस न्यू नॉर्मल के तहत ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि आने वाले समय में पाकिस्तान के द्वारा कोई बड़ी आतंकी हमले की साजिश रचे जाने के सबूत मिलते हैं तो भारत की जो अगली जो कार्रवाई होगी वो सिर्फ आतंक के ठिकानों पर ही नहीं होगी बल्कि उनके पनाहगारों पर भी होगी। ये बात हमने बहुत स्पष्ट की है, और भारत के जो द्वारा किसी भी तरीके के न्यूक्लियर ब्लैकमेल इत्यादि को हम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये साफ मैसेज जो है, हमारी जो आतंकवाद के और ये साफ मैसेज जो है हमने देखा इंडियन आर्मी की तरफ से दिया गया था, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ तौर से दे दिया है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में क्या वाकई में हमें नक्शे बदलते या भूगोल बदलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए।